Hello friends, welcome to my channel Mutual Fund Prodigy by Rajesh Kanwaria, of course. So friends, चैनल की शुरुआत में थोड़ा सा मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि बाय प्रोफेशन मैं एक सर्टिफाइड प्राइवेट वेल्थ मैनेजर हूँ और लगभग फाइनेंशियल इंडस्ट्री का मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और म्यूचुअल फंड, पीएमएस, डायरेक्ट इक्विटी, एआईएफ, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तकरीबन सारे प्रोडक्ट्स मैंने कवर किए हुए हैं अपनी इस पूरे एक्सपीरियंस के अंदर। बट म्यूचुअल फंड थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ज़्यादा करीब है। इसके पीछे वजह ये है कि ये प्रोडक्ट आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक आम इंसान, जो कि मैं समझता हूँ महीने का अगर 15 से 20 हज़ार रुपये भी कमा रहा है तो वो भी इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट ऑफ मासेज है, लोगों तक पहुंचता है और कम इनकम वाले लोग भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मुनाफा बनाते हैं अगर उनके अंदर पेशेंस हो और वो डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, एनएफओ लेकर आया हूँ एचडीएफसी का, क्योंकि हाल ही में एचडीएफसी ने अपना एक एनएफओ लॉन्च किया है, न्यू फंड ऑफर जिसको हम कहते हैं, 25 अगस्त को, जिसका नाम रखा है उन्होंने एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड। तो जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं कि एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड, दैट मीन्स कि फंड एक सेक्टोरियल फंड है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टॉक या टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करेगा। दोस्तों, एचडीएफसी के बारे में मैं नहीं समझता कि आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, बिकॉज इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एएमसी है और आई थिंक इनके 2 या 3 फंड ही इतने बड़े हैं कि तकरीबन लाख सवा लाख करोड़ तो 2 या 3 फंड ही मैनेज कर रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी एएमसी है, बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेशन इनका है और बड़ा रिनॉन नेम है इंडिया के अंदर और ट्रस्ट वर्दी नेम है, यू कैन से। सो जो एनएफओ पीरियड इनका है 25 अगस्त से 5 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। तो अगर आप इस स्कीम में इंटरेस्टेड हो तो इस टाइम का आप ध्यान रखेंगे, इस डेट्स का ध्यान रखेंगे। इस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं, जो फंड मैनेजर है, मिस्टर बाला कुमार है, जो कि एचडीएफसी में एक सीनियर एनालिस्ट की पोस्ट पे थे और पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स के शेयर आइडेंटिफाई करते थे। वो उसी यूनिवर्स में काम करते थे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शेयर्स हैं, मीडिया के शेयर्स हैं, डिजिटल शेयर्स हैं, उन्हीं के अंदर वो ज़्यादा, टेलीकॉम के शेयर्स भी ज़्यादा, वो मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो कंपनीज हैं उन्हीं के शेयरों में वो ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन करते थे। तो नाउ अब वो ये फंड मैनेज कर रहे हैं। सो जब हम किसी एनएफओ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि इस एनएफओ में पैसा लगाए क्यों, ऐसा क्या रीज़न है कि इस एनएफओ में हम पैसा लगाएं। तो दोस्तों, हर एनएफओ के अंदर पैसा लगाने से पहले आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आप इस एनएफओ में किस तरीके से पैसा लगाना चाहते हैं। आइदर आप लमसम लगाना चाहते हैं या एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यानी हर महीना जो भी आप एलोकेट करते हैं फंड, 2000 या 3000 या 5000 या 10,000 पे हर महीने आप इसमें लगाना चाहते हैं। तो एज पर एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड इन्होंने मिनिमम जो फी रखी है, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट रखी है, वो 100 रुपीज़ की रखी है कि आप 100 रुपीज़ की मंथली भी लगा सकते हैं इन्वेस्टमेंट और 100 रुपीज़ लमसम भी लगा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अपने इस फंड के थ्रू आम इंसान को भी जोड़ना चाह रहे होंगे, तभी इन्होंने मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा है वो 100 रुपीज़ रखा है। एग्जिट लोड, अगर पहले साल के अंदर आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं तो एग्जिट लोड 1% इन्होंने रखा है। मोरओवर, इसमें जो सबसे अच्छी बात डिजिटल मतलब टेक्नोलॉजी फंड्स की जो मैं समझता हूँ सबसे अच्छी बात ये आप मान सकते हैं कि ये बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है टेक्नोलॉजी। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप निफ्टी का इंडेक्सोमीटर देखें, इंडेक्सोमीटर होता है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि सबसे बड़ा फंड मैनेजर अगर हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री का या पर्टिकुलर इक्विटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फंड मैनेजर अगर आप कहें तो मैं समझता हूँ एनएससी खुद है। एनएससी खुद अपने इंडेक्सोमीटर के अंदर वेटेज देता है हर सेक्टर को। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस की वेटेज सबसे ज़्यादा है उसके, आई गेस 30 to 35% के आसपास बैंकिंग एंड फाइनेंस शेयर्स को उसने वेटेज दे रखी है। आफ्टर बैंकिंग एंड फाइनेंस उसने अगर किसी दूसरे सेक्टर को एलोकेशन दी है सबसे ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 13% अगर किसी सेक्टर को दिया है तो वो टेक्नोलॉजी सेक्टर को दिया है। इसका मतलब कि एक्सचेंज ने 13% की वेटेज दी है। यानी अगर हम बात करें कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर आपको कितना % टेक्नोलॉजी शेयर रखना चाहिए, तो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि आपको कम से कम 13% का एलोकेशन टेक्नोलॉजी शेयर्स का अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, चाहे वो थ्रू डायरेक्ट इक्विटी रखें चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू रखें। लेकिन हम बात आज एनएफओ की कर रहे हैं।
तो मैं ये चाहूँगा कि हम HDFC टेक्नोलॉजी फंड के बारे में पूरे अच्छे से समझ। इसके अलावा जो इसमें मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लग रही है कि IT सेक्टर या टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ही ग्रोइंग इंडिया के अंदर है। बिकॉज इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे कि आज की तारीख में रिमोट लोकेशंस पे भी आप एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल, मोर ओवर बैंकिंग सारी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गई है। आप कोई भी पेमेंट करना चाहते हैं किसी को, वो भी बैंकिंग पे हो गई है। कोई ग्रॉसरी परचेज करना चाहते हैं, घर का कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं, तो दिल्ली NCR या जितनी भी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसके अंदर तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा भरपूर तरीके से हो रहा है। बट रिमोट लोकेशन में भी अगर आप देखें तो अब लोग काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चुके हैं और कर रहे हैं। और आप ये देखिए आने वाले 15-20 साल के अंदर ये जो यूजेस है टेक्नोलॉजी का कितना बढ़ता चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो ज़रूरत बन जाएगी, घर घर में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। तो उस लिहाज से भी मैं इस सेक्टर को काफ़ी ग्रोइंग मानता हूँ। अभी इंडिया का अगर हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 7% के आसपास हमारा अभी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये 7% का जो वेटेज है ये 15% तक चला जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनीज जो IT कंपनीज हैं इनके प्रॉफिट्स किस हिसाब से इन्हांस होंगे आने वाले समय में। तो अगर ब्रॉड एंड लार्ज पिक्चर की मैं बात करूं तो काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर मुझे लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। बट क्योंकि इक्विटी से रिलेटेड है तो रिस्क इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व है, और हाई रिस्क इन्वॉल्व है तो हाई रिवॉर्ड में इन्वॉल्व है। तो इन्वेस्टमेंट करने वाले जो भी इसमें इसके बारे में जो भी सोचे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग, वो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें कि ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है। आपको अपना मिनिमम होराइजन 4 से 5 साल का रखना ही पड़ेगा और बहुत पेशेंटली रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि क्योंकि एक थीम बेस्ड सेक्टर है, एक सेक्टोरियल बेस्ड फंड है, तो इसमें कभी कभी एक साइकिल होती है कि हो सकता है इमीडिएट ना परफॉर्म करे, फॉर द टाइमिंग परफॉर्म करे। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 4 से 5 साल का समय देना पड़ेगा इसको, तो आप एक अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर स्कीम के रिस्कोमीटर की भी बात करूं तो स्कीम का रिस्कोमीटर वेरी हाई है, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी हाई रिस्क के अंदर है, बिकॉज इक्विटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जनरली हाई रिस्क पे होते हैं, बिकॉज इक्विटी के अंदर आप सर्टनली वॉलिटिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मैंने अपने वीडियो में आपको ये चीज़ बार बार बोली है कि कम से कम 4 से 5 साल का होराइजन आपको रखना पड़ेगा, कि अगर आप चाह रहे हैं कि इस स्कीम के अंदर आप अच्छे पैसे बना सकें। बाकी चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट करें और सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है उस आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके उस लिहाज से। दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है कि म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट में जो मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है वो ये ऑब्जर्व किया है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आप इसके अंदर अपना रिटर्न एनहांस भी करना चाहें तो जब भी मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल आए तो उस डाउनफॉल के अंदर आप लमसम अगर आप डालते चले जाते हैं तो आपका जो रिटर्न का अल्फा है वो बढ़ता चला जाता है। सपोज किसी स्कीम की एवरेज रिटर्न 14 to 15% अगर रही है, जो आप सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर महीना उसमें 5,000 या 10,000 रुपये आप डाल रहे हैं, बट अचानक मार्केट के अंदर 5% या 10% का इंडेक्स फॉल आता है, वहाँ पे आप अगर उसके अंदर एक 25-50 हज़ार का एक टॉपअप डाल देते हैं तो आप ध्यान रखिएगा जिसकी एवरेज रिटर्न 14% थी वहाँ 1-1.5% का अल्फा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो वो जो आप टॉपअप डाउन मार्केट में डालते हैं तो वो और बूस्ट करता है, बिकॉज आपके पास ज़्यादा यूनिट एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और जब वो वापस फंड अपने परफॉर्मेंस में आता है तो आप देखेंगे कंपैरेटिवली दूसरे के पोर्टफोलियो से आपके पोर्टफोलियो के अंदर 1-1.5% का अल्फा ज़्यादा जनरेट होता है। तो इसलिए इक्विटी में जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो ये ध्यान रखें, इस मार्केट को फियर और ग्रीड दो चीज़ें चलाती हैं। जब आप ग्रीड में होते हो तो आपका मन करता है कि मैक्सिमम खरीदूं, और जब आप फियर में होते हो तो आपका मन करता है कि नाउ अब मुझे इसको बेच देना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि इस फियर और ग्रीड के रिस्कोमीटर को आपने मेंटली तौर पे मैनेज करना है, पेशेंस रखना है, बाजार में उतार चढ़ाव को अपॉर्चुनिटी समझना है, ना कि उसमें किसी तरह का घबरा के या पैनिक बटन दबा के किसी तरह का वो लेना। तो मेरे हिसाब से HDFC टेक्नोलॉजी फंड इन माय प्रोस्पेक्ट, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी के जितने भी शेयर्स हैं मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे हैं, बहुत रैशनल प्राइस पे हैं। तो फंड मैनेजर को ये काफ़ी आसानी रहेगी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, चाहे वो मिड के अंदर करे, स्मॉल में करे, चाहे लार्ज कैप सेक्टर में करे, बट उसके लिए बहुत आसान रहेगा चूज़ करना, बिकॉज ऑलरेडी IT सेक्टर काफ़ी रैशनल है, डिस्काउंटेड प्राइसेस पे है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई क्वारी या कुछ भी जानना हो, बहुत डिटेल में भी जानना हो, क्योंकि
मैं इस तरह के वीडियो, स्पेशली म्यूचुअल फंड के वीडियो, बहुत डिटेल में, बहुत बारीक तरीके से आपको बारीक नॉलेज दूंगा इसके अंदर, और अच्छे अच्छे जो भी NFOs आएंगे मैं सारे आपके साथ शेयर करूंगा। और जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो लार्ज कैप फंड की हो, चाहे मिड कैप की हो, मल्टी कैप की हो, फ्लेक्सी कैप्स की हो, उनके बारे में मैं टाइम टू टाइम नई नई वीडियो आपको डालूंगा। और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज जितना मेरे वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतना बूस्टअप मिलेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए हैं। अगर कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, चाहे वो फिजिकल मोड में करना चाहे, चाहे वो डिजिटल मोड में करना चाहे, तो वो मैसेज कॉन्टैक्ट नंबर पे मिस कॉल या व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज डाल सकते हैं मुझे। तो मैं उनसे कांटेक्ट करके उनका डीमेट अकाउंट या जो भी प्रोसेस होगा मैं उनका करवा के और उनका इन्वेस्टमेंट करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू।